नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस अब ईवीएम को एक मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस आला कमान ने भोपाल में मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को भोपाल में बुलवाया और उन्हें ताकीद की कि किस तरह से मतगणना के दौरान ईवीएम के दुरुपयोग को रोका जा सके, ऐसा क्या कदम उठाया जाए। अभी भी कांग्रेस को लगता है कि शायद ईवीएम में गड़बड़ी करके या ईवीएम में गड़बड़ी करवा कर बीजेपी अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना सकती है। क्या कांग्रेस का ये शक फिजूल है, या कांग्रेस को डर लग रहा है कि चुनाव के बाद उसकी सरकार नहीं बनेगी? क्या कांग्रेस ये प्रोएक्टिव मोड में है? कांग्रेस कोई भी मौका चुनाव में बीजेपी को देना नहीं चाहती, या कांग्रेस कोई और डर से या कोई बहानेबाजी बना रही है? इसी बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मल्हार मीडिया की सीईओ ममता मल्हार। ममता जी, कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस के नेता भोपाल में जो कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या ये है कि शायद कांग्रेस को डर लग रहा है कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, या कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी के नेता अधिकारियों से मिलजुल कर जोड़ तोड़ करके किसी तरह सरकार न बना ले, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 43 सीटें ऐसी थी जो 3% से भी कम वोटों से जिसका हार जीत का फैसला हुआ था। तो आपको क्या लगता है ममता जी कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें मुख्य कारण तो एक ये है कि शायद कांग्रेस को हार का अंदाजा हो चुका है, क्योंकि जब वोटिंग के बाद जो एकदम से ये पहली बार देख रहे हैं कि खुले तौर पे सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश के चुनावों की घोषणा हो रही है कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कल अचानक से पिछले 2 हफ्ते से एक वो मैंने तो पहली बार सुना, फलौदी का सट्टा बाजार। कल उसने एक तरफा चारों राज्यों में बीजेपी की जीत बता दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 60 से 70 सीटें दिखा दी। हालांकि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम सट्टा बाजार में यकीन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने एक जो शुरू से माहौल बना के रखा है वोटिंग के 4 महीने पहले से, कि हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही सरकार बनाएंगे, जैसे कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत है कांग्रेस। ये अलग बात है कि परफॉर्मेंस 4 साल में कुछ नहीं रहा है, लेकिन इन चुनावों के पहले सक्रियता हो गई। तो वो जो मैं एक बार फिर से वही कहूंगी कि एक जो विद्यार्थी होता है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता, लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ाई करके जब वो पेपर दे के आता है, तो उससे बेहतर हकीकत कोई नहीं जानता कि वो पेपर में क्या लिख के आया है। तो अब ये रिजल्ट के पहले की भी कसमसाहट है कि अगर फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है, ये होते थे, लेकिन इस इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे। बीजेपी में भी बैठक हुई है, लेकिन कल यहाँ पे 2 सत्रों में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए विधायकों के। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब विद्यार्थी पेपर दे के आता है और जो साल भर पढ़ा नहीं होता है, तो वो बहाने खोजता है कि शायद कॉपी जचने में ईमानदारी नहीं बरती गई, या उसे परीक्षा में कम समय दिया गया, दूसरे विद्यार्थियों को ज्यादा समय मिला, या वो बहाना बनाता है कि उसके पेन पेंसिल टूट गए थे या नष्ट हो गए थे या वो काम नहीं कर रहे थे। ऐसे बहाने बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस जो बातें कह रही है, कांग्रेस का कहना है कि हम अपने उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से नुकसान में ना रहे। एक एक वोट कीमती हमारे लिए। तो क्या ट्रेनिंग दी गई इन उम्मीदवारों को, जो पिछले चुनाव के उम्मीदवार हैं? इन्हें क्या ट्रेनिंग दी गई और क्या उन्हें सिखाया गया कि किस तरह से वो मतदान केंद्रों में कथित गड़बड़ियों को रोके? देखिए, मैंने दोनों की खबरें देखी, दोनों का ब्रीफिंग देखा। तो जो बीजेपी में जो हुआ है, तो बहुत बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, और उसमें जो बीजेपी फोकस कर रही है वो डेटा पे फोकस कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो फोकस है वो पोस्टल बैलेट पे है। पोस्टल बैलेट मतलब कर्मचारी का वोट।
तो इनका ये मानना है कि चूंकि कर्मचारी ने हमारा साथ दिया है तो हमारा पूरा फोकस पोस्टल बैलेट पे रहेगा। अब उसमें जो जब ईवीएम मशीन बंद होती है तब सील लगती है, कुछ फॉर्म भराए जाते हैं, तो उनको ये बोला गया है कि ईवीएम मशीन खुलने से पहले वो मशीनों का नंबर मिलान कर लें और पूरी ताकीद पूरी नजर रखें, निगरानी अच्छे से करें। और उसके जो कंट्रोल रूम में शायद जो बैठेंगे पूरा ज्यादा अच्छे से नजर रखेंगे। उसमें ऐसा सुना है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बैठेंगे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तो अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इनको रिपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें इतनी ज्यादा तैयारी कांग्रेस ने पहली बार की है, ये पहले नहीं हुआ। पिछले बार कांग्रेस ने वोटिंग के बाद, पिछले बार समय भी कम था काउंटिंग का, इस बार समय बहुत ज्यादा हो गया काउंटिंग के लिए। तो पिछली बार तो कांग्रेस के विधायक 24 घंटे वहां पे बिल्कुल बिस्तर डाल के वहीं बैठ गए थे कि नहीं हम यहीं रहेंगे। वो पारी पारी से इन लोगों ने वहां पे पहरेदारी की थी। लेकिन इस बार ये कुछ थोड़ा अलग सा लग रहा है और इनका पूरा फोकस है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी ना हो जाए। तो इसमें अभी इनका ये चल रहा, उसमें ये निकल के आया कि पुराने विधायक तो थे इसमें, लेकिन नए वालों को, इसमें जो नए विधायक जो पहली बार के प्रत्याशी हैं उनको इसमें थोड़ा बेनिफिट दिखा है कि नहीं ये ट्रेनिंग थोड़ी काम में आ सकती है। लेकिन पुराने वालों का वही अपना एटीट्यूड रहा है। देखते हैं इसमें कि आगे क्या करते हैं। जी प्रकाश जी। जी, बैलेट पेपर जो कर्मचारियों को मिलता है, जो भौतिक रूप से होता है, उस पर कांग्रेस का ध्यान इसलिए है कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जिसे कहा जाता है, वो लागू की जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस ने बार बार निशाना बनाया पटवारी परीक्षा को, व्यापमं के घोटालों को और उन तमाम चीजों को जिससे युवा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जाहिर है कांग्रेस का पूरा निशाना सरकारी कर्मचारियों पर और युवाओं पर है। तो कितने सरकारी कर्मचारी होंगे या रिटायर्ड या वर्तमान में जो इस चुनाव में मतदान जिन्होंने किया है? जो अभी जी, कितने मतदान का है, सरकारी जो अभी कर्मचारी हैं उनका जो एक आंकड़ा आया था वो आया था 2,12,000 के आसपास आया था, जिसमें से ऐसा पता चला है कि 9,000 के आसपास तो कर्मचारियों ने वोटिंग नहीं की है। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा हम ओल्ड पेंशनर्स को मान लें तो एक मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि ये 4-4.5 लाख तक आंकड़ा गया है कर्मचारियों का। तो ये देखा जाए तो वोट बैंक ये अपने आप में बड़ा वोट बैंक है। अब इसमें एक ये भी सुनने में आया है कि अतिथि शिक्षक वोटिंग इसमें नहीं कर पाए हैं, पता नहीं वो क्या टेक्निकल इशू हुआ है उसमें। तो इस इधर से थोड़ा एक ये अगर उसको मान लें तो 50-60 हजार के आसपास वोट ये उसमें से कम हो जाता है, तो 3.5 लाख के आसपास हम कर्मचारी और पेंशनर्स का वोट इसमें मान सकते हैं। लेकिन पूरा वोट यहीं ही गया है ये भी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि इतना तो अभी कॉन्फिडेंशियल कोई भी नहीं है। क्योंकि जनता ने तो फिर भी बोला है कहाँ वोट दिया है, कर्मचारी ने कुछ बोला नहीं है कि कहाँ वोट दिया है। जी तो कर्मचारी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि आखिर में काम तो सरकार के साथ कर्मचारियों और अधिकारियों को ही करना है। जैसा कि लेकिन वीआईपी इलाकों में वोटिंग कम होती है, सरकारी कर्मचारियों में कुछ कर्मचारियों ने इस बार भी बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया वोटिंग में। तो कर्मचारियों की 100% वोटिंग हुई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जो टोटल आंकड़ा वर्तमान कर्मचारियों का है उसमें से करीब 9,500 कर्मचारियों ने वोट नहीं किया है। जी प्रकाश जी, जी। और कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस हर बार ये कहती, कांग्रेस ने शिकायतें की है बहुत सारे कलेक्टरों के बारे में, बहुत सारे निर्वाचन अधिकारियों के बारे में कि इन लोगों की लापरवाही से कर्मचारी वोट नहीं दे पाए। मेरी बातचीत कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हुई तो उन्होंने कहा कि जो ओल्ड पेंशनर है उस मुद्दे पर बहुत से लोग सक्रिय हैं और कर्मचारियों का, अधिकांश कर्मचारियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा आगे जाकर उन्हें मिलेगा। एक और बात कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कही, उसने कहा कि जो कर्मचारी हैं आप केवल उन्हें ही मतदाता ना माने, कर्मचारी के परिवार के लोग, अगर वो कर्मचारी है तो उसका पति या पत्नी को भी गिना जाए, वो भी कांग्रेस के साथ रही इस बार, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे जाकर भी यह मुद्दा बनने वाला है। तो कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के भरोसे है बहुत कुछ, और बीजेपी लाडली बहना के भरोसे है, ऐसा लगता है ममता जी।
आपकी राय में क्या बाजी मार सकता है? कर्मचारियों के भरोसे जाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, निश्चित ही कोई भी सरकार हो, लेकिन बीजेपी ने भी कर्मचारियों को जी खोलकर, दिल खोलकर तनख्वाहें बांटी है, डीए बढ़ाया है, हर तरह की सुविधा दी है। बीजेपी भी ये चाहती है कि हम सरकार के साथ हैं। ये एक नीतिगत मुद्दा था बीजेपी के लिए कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा नहीं कर पाई, कांग्रेस ने कर दी है। तो कर्मचारियों की बात पर बीजेपी कांग्रेस दोनों उन्हें आकर्षित करने में लगी थी, लेकिन कौन ज्यादा प्रभावी रहा ममता जी कर्मचारियों के प्रति? सरकार बीजेपी रही या कांग्रेस ने ज्यादा लुभा लिया उन्हें? देखिए, कर्मचारियों का एक जो पार्ट है वो है अतिथि शिक्षक। हम इस एक उदाहरण से पूरे कर्मचारियों का पूरा हालात समझ सकते हैं कि 18 में जो कांग्रेस सरकार आई थी वो अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पे ही आई थी, और उसके बाद सरकार बनने के बाद अतिथि शिक्षक महीनों पंडाल गाड़े और शाहजहानी पार्क में बैठे रहे। उनसे जाके सिंधिया मिले और सिंधिया ने उनको आश्वासन दिया, क्योंकि सिंधिया को ये विश्वास था कि कमलनाथ जी उनकी बात सुन लेंगे। अतिथि शिक्षक मुद्दा उस टाइम इतना बड़ा था कि लंबे समय तक अतिथि शिक्षक धरने पे बैठे रहे, लेकिन उनकी बात उस टाइम नहीं सुनी गई। वो आंदोलन भी बढ़ता गया, लेकिन जब सिंधिया बीजेपी में चले गए, सिंधिया ने जब सरकार ये गिरवा दी, तो अतिथि शिक्षकों की फिर एक उम्मीद बंधी कि नहीं, अब हमारा कुछ हो जाएगा। तो उस 2-2.5 साल में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल पास आया तो सरकार ने ऐसे लगा कि पूरे कर्मचारियों के लिए खजाने खोल दिए। हर 2-4 महीने में डीए वीए वेतन भत्ते ये सब बढ़ते रहे, और चुनाव के कुछ महीने पहले, करीब 5-6 महीने पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के कर्मचारियों की पंचायतें अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाई। उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की भी पंचायत थी, उसमें अतिथि शिक्षकों की भी पंचायत हुई, और उसमें जो संविदा वर्ग के कर्मचारी शिक्षक हैं उनकी भी पंचायतें करी। उसमें शिवराज सिंह ने बहुत इनको आश्वासन दिए, और उसमें कुछ इन्होंने ऐसा कहा कि शायद 5-7 साल में वेतन दोगुना हो जाएगा, ऐसा कुछ, लेकिन परमानेंट करने की उन्होंने भी बात नहीं कही। लेकिन वेतन वृद्धि और बाकी चीजों का उनको पूरा आश्वासन दिया। उनको ये कहा गया कि जो नियमित कर्मचारियों की तरह आपकी वेतन वृद्धि होगी, आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे बीजेपी खेल गई है इस मामले में, मैं यही कहूंगी कि खेल गई है, क्योंकि कांग्रेस जिस मुद्दे पे आई थी उस पे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। वो अतिथि कर्मचारी वहां तंबू गाड़े बैठे रहे, और कांग्रेस सरकार जैसी ही आई तो इनका सबसे पहले जो इन्होंने इनका परेशान करना नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, कंट्रोल करना एकदम से, इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रोल करने के लिए जो चाबुक चलाना शुरू किया वो कर्मचारी और अधिकारियों पर ही चलाया। मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरा 15 साल का अभी ही पूरा हो जाएगा बदलाव, और पत्रकार भी इससे नहीं बच पाए। अब अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार तो दूर की बात है, अभी तो वोटिंग की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन एक हफ्ते पहले कमलनाथ जी ने अधिकारियों की लिस्ट मांग ली, कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली। तो ये पहले ही से ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं बाकी जनता की भी बोलूं और कर्मचारियों की भी बोलूं, अगर वो 15 महीने नहीं भूले हैं तो वोटिंग इधर उतना नहीं हुआ होगा जितनी उम्मीद है, क्योंकि हिमाचल में भी कांग्रेस ओल्ड पेंशन पे भी आई थी, ओल्ड पेंशन पे ही आई थी, ओपीएस पे ही आई थी, ये नहीं करवा पाए हैं वहां पे भी। और इसका टेक्निकली प्रोसेस क्या है उस पे अभी मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ओपीएस देना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान हो जाता तो शायद बीजेपी कई जगह घोषणा कर देती। मेरी पहले भी बात हुई थी कि इस पे बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, सेंट्रल में सरकार है, स्टेट में सरकार है। तो उन्होंने कहा कि जो एक टेक्निकल जवाब आया कि नहीं, इतना आसान नहीं है। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, आपने बिल्कुल सही बात की। हिमाचल प्रदेश की स्थिति अलग है, वहां इतने कारोबार हैं नहीं, अधिकांश लोग वहां पे सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उनकी संख्या प्रतिशत में देखा जाए तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ममता जी, एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, और कई बार हम उसका इशारों में बात कर चुके हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी शिकायत ये रही कि उनके तबादले बार बार किए गए। कुछ लोगों के तो तबादले 1.5 साल में 3-3 बार तक हुए, और लोगों को दूर दूर फेंका गया। ये आरोप भी लगा कि इन तबादलों में बड़ी
बड़ी मात्रा में रुपयों का लेन देन भी किया गया है, या जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हें तबादले का से बचने का मौका मिला, या जिस तरह के लेन देन हुए उस कहते से बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। तो क्या कर्मचारियों की कांग्रेस से नाराजगी का एक कारण बहुत तबादले करना भी रहा? उस टाइम तो ट्रांसफर की स्थिति ये हो गई थी, आपने तो 2-3 महीने ज्यादा बोल दिया, साल में 3 ट्रांसफर नहीं, उस टाइम तो ये स्थिति थी कि ज्वाइन करने पहुंचा है बंदा, कई ढिलाई के साथ ये हुआ कि उसने ज्वाइन किया और उसके टेबल पे ट्रांसफर लेटर तैयार रखा था, दूसरी पोस्टिंग वो पहुंचा और ट्रांसफर लेटर वहां था। पंचायत में तबादले हो गए, जो डॉग स्क्वाड होता है उसमें तबादले हुए, जाते जाते भी जब कमलनाथ जी के जाने का टाइम आया उसके एक दिन पहले तक तबादले हुए, और इतने तबादले हुए। और वो एक ऐसा समय था जो हमारी पीढ़ी तो पहली बार देख रही थी, उसके पहले कभी हुआ हो तो मुझे नहीं पता, कि हर मंत्री जो, क्योंकि 15 साल बाद ये मंत्री बने थे, लगभग हर मंत्री के रिश्तेदार, चाहे वो चाचा भतीजे हो चाहे कोई हो, सब ट्रांसफर्स की वसूली में लग गए थे। कोई भी ट्रांसफर, छोटे से छोटा ट्रांसफर बिना पैसों के हो नहीं रहा था, और अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ऐसी जगह पटका जा रहा था कि अधिकारी या कर्मचारी खुद भी सोच नहीं पा रहा था। अब दिलचस्प बात ये होती थी, कुछ एक ट्रांसफर का उदाहरण मेरे सामने आया था कि कमलनाथ जी ने उसका ट्रांसफर कर दिया, पुलिस विभाग का कोई ट्रांसफर था, कमलनाथ जी ने उसका दूसरी जगह कर दिया, दूसरा नेता गया तो वो दूसरी जगह जाके उसको दूसरी जगह पोस्टिंग दिलवाया, क्योंकि शायद उसने पहले परेशान किया था। तो ये भी कांग्रेस के टाइम हुआ कि एक को अपनी खुन्नस निकालनी है तो उसको टारगेट करके कर्मचारी अधिकारी को पहले यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरे नेता को लगा नहीं ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, तो मंत्रालय से लेके और मंत्रियों के खुद के क्षेत्रों में, मतलब एक उसको कह सकते हैं टेबल्स लग गई थी घर घर, रिश्तेदारों के यहाँ, कि ट्रांसफर का इस जी। तरीके से धंधा चल रहा था, जो भाजपा जो कहती है कि ट्रांसफर उद्योग कर दिया था कांग्रेस ने शुरू। तो वाकई उस टाइम जो हम देख रहे थे, छोटे से छोटा कर्मचारी भी परेशान था उस टाइम। जी। अब उस टाइम का इनको कितना नुकसान होगा कितना फायदा, ये तो देखने लायक है। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन, अगर एक भी स्टेट में कांग्रेस करवा लेती, अगर एक भी स्टेट में कांग्रेस ओल्ड पेंशन शुरू कर देती, तो फिर यहाँ पे हम कुछ उम्मीद कर सकते थे कि कर्मचारी ने पूरे भरोसे के साथ पूरा वोट दिया होगा। जी प्रकाश जी। ममता जी, अभी भी बहुत से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार बन जाएगी, सरकार बदल जाएगी, यानी कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका तबादला वो फिर मनचाही जगहों पर करा पाएंगे। तो जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग अपने पीक पर था, मन चाहे तबादले होते थे, साल में कितनी भी बार तबादले होते थे। शिवराज सिंह के सरकार के रहते भी तबादले काफी हुए, और सबसे बड़ी संख्या में तबादले उन जगहों पर हुए जहां महाराज के लोग मंत्री थे। तो क्या ये बात सही कि महाराज के लोग जो मंत्री बने थे उन्होंने भी तबादलों में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया, या उनके शब्दों में उन्होंने अपना कारोबार बहुत तेजी से किया? देखिए प्रकाश जी, ये तो मैंने सुना और देखा भी, जो उस टाइम सिंधिया कैडर के जितने मंत्री थे वो ज्यादा हावी थे, और लगातार ये भी शिकायत की जा रही थी कि कमलनाथ जी उनकी सुनते नहीं है। सागर में गोविंद राजपूत सबसे बड़ा उदाहरण थे, इनके सारे रिश्तेदार इस काम में लग गए थे, और उस टाइम अचानक से बहुत दबंगई टाइप का माहौल हो गया था। तो ये तो फैक्ट है कि सिंधिया कैडर के मंत्री थोड़े हावी थे, लेकिन ट्रांसफर उद्योग में सबने खूब बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी, क्योंकि 15 साल बाद सरकार आई थी, और स्थिति ये थी कि हर कांग्रेसी उस टाइम कमलनाथ था, हर कांग्रेसी उस टाइम मंत्री था, मंत्रालय में कर्मचारी कम और कांग्रेसी ज्यादा दिखते थे। और बिल्कुल को देखो वो कागज बटोर रहा है और घूम रहा है, हम करवा देते हैं, हम करवा देते हैं करके। दिलचस्प बात उस टाइम ये मैंने सुनी थी, पता नहीं कितनी सच्चाई है। कागज या गांधी जी की तस्वीर वाले कागज? जी कागज या गांधी जी की तस्वीर वाले कागज? नहीं, कागज या कागज गांधी जी की पहले तस्वीर कागज वाले? इकट्ठे करते थे कि लोग कागज लेके घूम रहे हैं तो लाओ तुम्हारा भी करवा देंगे, कमलनाथ जी तो हमारी पहचान के हैं, कमलनाथ जी से तो हमारे खास है। तो वो कागज इकट्ठे करते घूमते थे। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने ये सुनी थी उस टाइम, कि पता चला जो काम कांग्रेस वाला 10,000 में करवा रहा था, उसको बीजेपी वाला 5,000 में करवा के
दे रहा था कि जाओ तुम, मतलब दखल अंदाजी कहीं ना कहीं वहां पे तो थी। ये बड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी, और किसी एक भुक्तभोगी ने मुझे खुद ही बताया था कि देखो ऐसा भी हुआ है। हालांकि उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर तो बना लिया था इन लोगों ने, जितने भी इनके मंत्री थे जी, उसमें सिंधिया कैडर ज्यादा हावी दिखा, लेकिन किया तो सबने। जी प्रकाश जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही ममता जी की। उस वक्त तबादला उद्योग अपने चरम पे था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने हमसे विचार विमर्श किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव में? क्या ईवीएम पर शक करना कांग्रेस के लिए केवल शक है, या कांग्रेस को यह लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, या कांग्रेस को कोई बहाना चाहिए ताकि अगर उसकी सरकार न बने तो ये कह सके कि इस चुनाव में बहुत बेईमानी हुई, बहुत गड़बड़ी हुई। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए